हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम हिस्टोग्राफी या हम इतिहास दर्शन की एक महत्वपूर्ण विषय है वो उत्तर आधुनिकतावाद या जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म की जो विचारधारा है या अवधारणा है उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मॉडर्निज्म क्या है, क्योंकि मॉडर्निज्म के उपरांत ही वो पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा है वो उत्पन्न हुई। और मॉडर्निज्म से पहले है, आधुनिकतावाद से पहले है, वो क्या विचारधारा थी, इसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। जैसा कि आप विश्व इतिहास के संदर्भ में आप पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यूरोप में है वो जो आधुनिक काल है वो रेनेसां के काल से प्रारंभ माना जाता है। अर्थात जो 14वीं-15वीं शताब्दी के अंदर जो एक यूरोप के अंदर जो नई चेतना पैदा हुई जिसमें तर्क को महत्व है वो दिए जाने लगा, वहाँ से हम आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं, या जिसको इस विचारधारा को हम रेनेसां के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन आधुनिक काल से पहले यूरोप के अंदर है वो कैसी स्थिति थी? यूरोप के अंदर है वो एक तरह से आधुनिक काल से पहले की जो स्थिति थी उसको पूर्व आधुनिक काल है वो हम कह सकते हैं। तो पूर्व आधुनिक काल अर्थात रेनेसां से पहले या पुनर्जागरण से पहले जो यूरोप के अंदर है वो लोगों की विचारधारा या सोच का केंद्र बिंदु है वो धर्म था, और धर्म से संबंधित ही है वो चिंतन किया जाता था। और पूरी दुनिया है उस समय पोप में थी, अर्थात इस समय जो ज्ञान का जो उद्देश्य है अर्थात सत्य को जानने का जो एक महत्वपूर्ण माध्यम था वो ईश्वर ही था। तो ईश्वर को जानने का जो 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 माध्यम था या ईश्वर का जो प्रतिनिधि है जिनको पोप और पादरी वगैरह कहा जाता था, उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है या उनके द्वारा किया गया जो चिंतन है उसी को अंतिम सत्य मान करके है यूरोप के लोग हैं बिना किसी तर्क वितर्क के है उसको स्वीकार कर लेते थे। तो मध्यकाल में या पूर्व आधुनिक काल के अंदर है वो सत्य को जानने का एकमात्र जो साधन है वो पोप और पादरी थे, अर्थात उनके द्वारा किए गया चिंतन था, और वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। और उनका विश्वास था कि पोप कभी गलती नहीं करता, पोप वही कहता है जो कि ईश्वर है वो चाहता है, ईश्वर उनसे जो कुछ कहलाता है वही एक तरह से है वो पोप कहता है। तो इस तरह से पूर्व मध्य काल में हम देखते हैं कि लोगों का एक तरह से पोप पर पूर्ण विश्वास था। पोप को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और पोप ने जो कुछ कह दिया वही अंतिम सत्य है वो माना जाता था, और पोप के विषय में कहा जाता था कि वो कभी गलती है वो नहीं करता। तो इस प्रकार मध्यकाल के अंदर है वो एक तरह से जो 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 प्रेक्षण और प्रयोग है उसका कंसेप्ट है वो नहीं था। और इस काल के अंदर एक तरह से जो ब्लाइंड फेथ है पोप और पादरी के प्रति है उसमें विश्वास में किया जाता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्व आधुनिक काल है एक तरह से विश्वास पे आधारित काल, उसका विश्वास पर आधारित काल है वो हम कह सकते हैं, या इसको हम अंधकार के काल के नाम से भी मान सकते हैं, क्योंकि जो सत्य को जानना है वो ईश्वरीय जो विश्वास है उसको माना जाता था, और चर्च को ईश्वर का प्रतिनिधि है वो माना जाता था, और आंख बंद कर करके है वो चर्च की बात को है वो स्वीकार कर लिया जाता था। लेकिन जो 14वीं-15वीं शताब्दी में जब रेनेसां का प्रारंभ हुआ तो इस समय जो यूरोप के जो महत्वपूर्ण विचारक थे जिसमें फ्रांसिस बेकन है, देकार्ते है, इन्होंने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने जो ईश्वरीय सत्ता है जो पोप और पादरी के रूप में जो ईश्वरीय सत्ता है उसका उन्होंने खंडन किया। और उनका मानना था कि जो पोप और पादरी है वो ईश्वरीय सत्ता अपने आप को ईश्वरीय सत्ता या ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, वो ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है अपितु वो उनका खुद का चिंतन है, और इसलिए उन्होंने पोप और पादरी के चिंतन को मानने से इनकार कर दिया। अर्थात ईश्वरीय सत्ता वे विश्वास है उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और इसके स्थान पर उन्होंने जो विवेक है उसको महत्व दिया। और उनका मानना था कि उसी बात को है, और देकार्ते है या फ्रांसिस बेकन है उनका मानना था कि उसी बात को स्वीकार करना चाहिए जो प्रेक्षण और प्रयोग के द्वारा है वो सही साबित हो। अर्थात उन्होंने विश्वास के स्थान पर है वो तर्क को महत्व दिया, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान पर उन्होंने बल दिया। तो यही जो विचारधारा थी, आधुनिक विचारधारा थी,
वो 18वीं शताब्दी के अंदर है वो एक प्रकार से विकसित होती हुई ये विचारधारा, जिसको हम एज ऑफ एनलाइनमेंट कहते हैं, के रूप के अंदर है वो आगे बढ़ती है। और एक तरह से इस काल के अंदर है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी नई विचारधारा, जो फ्रांस की क्रांति के जो महत्वपूर्ण 3 स्लोगन थे, उसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो एज ऑफ एनलाइनमेंट काल के अंदर है वो हमें देखने को मिलता है। तो आधुनिक काल के अंदर क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि रेनेसां काल के अंदर या एज ऑफ एनलाइनमेंट जो काल है, उसमें एक तरह से है वो विवेक को है वो महत्व दिया गया, और एक व्यक्ति के विवेक है उसको एक तरह से है वो महत्व है वो देना वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब लेटर जो आधुनिक काल के पश्चात जो पोस्ट मॉडर्न एज की बात हम करते हैं, तो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो एक प्रकार से क्या है कि इसमें एक तरह से हम जो एक व्यक्ति के जो विवेक है उस पर विश्वास न कर करके है वो सभी व्यक्तियों के विवेक है उस पर है उस पर महत्व दिया जाने लगा। क्योंकि इस काल के अंदर है उत्तराधुनिकता काल में ये विचारधारा पैदा हुई कि किसी एक व्यक्ति के विवेक को है वो सर्वोपरि नहीं माना जा सकता, अपितु हर व्यक्ति है वो किसी भी चीज़ को है वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने चश्मे से देखता है। इसलिए सभी व्यक्तियों के जो तर्क है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। और इसमें हम वेदों से भी इसकी पुष्टि होती है, जिसमें ये कहा गया है कि तद एकम बहुधा वदन्ति, सत्य एक है लेकिन विद्वान पुरुष इसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। यही एक प्रकार से क्या है कि उत्तराधुनिकता है, अर्थात उसमें एक व्यक्ति के विवेक को महत्व नहीं दे करके सभी व्यक्तियों के विवेक को महत्व दिया गया। या जैन धर्म के स्याद्वाद को भी इसके अंतर्गत है, वो हम उत्तराधुनिकता काल के अंदर मान सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ज्ञान है वो सापेक्ष होता है, ज्ञान रिलेटिव होता है, किसी एक ज्ञान निरपेक्ष नहीं होता है, कोई भी नॉलेज है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति का जो ज्ञान है वो एक दूसरे के सापेक्ष होता है। और उन्होंने किस प्रकार है वो जो सभी व्यक्तियों के जो ज्ञान है उसको उन्होंने सत्य माना। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को है वो अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है और वो अपने अपने ढंग से है वो सत्य प्रतीत होता है। जिस प्रकार भारत के अंदर है वो बुद्धिस्ट आए तो उन्होंने अपने बुद्धिस्ट चश्मे से भारत को है वो देखा, तो अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने अपने अनुसार वो भारतीयों को देखा, भारतीय संस्कृति को देखा, उनके अनुसार उन्होंने भारत का वर्णन किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तराधुनिकता से तात्पर्य है कि जो प्रत्येक एक व्यक्ति के विचार को सर्वोपरि न मान करके है वो हर व्यक्ति के विचार है उसकी स्वीकारता है उसको स्वीकार की गई। इसी को हम उत्तराधुनिकता काल या उत्तराधुनिकता है वो हम कहते हैं। तो उत्तराधुनिकता की ये जो विचारधारा है वो एक प्रकार से एक ऐसी विचारधारा है जिसको हम कह सकते हैं जिसमें सभी लोगों की जो विचारधारा उसको महत्व दिया जाता है। और ये विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात है या हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर है ये विचारधारा है वो एक तरह से जन्म लेती है। और इस विचारधारा का प्रभाव है सोशल साइंस और जो ह्यूमैनिटीज़ के जो विषय हैं उसने उनको है वो ये विचारधारा वो काफ़ी प्रभावित है वो करती है। और इस विचारधारा के कारण से है वो एक तरह से इतिहास है वो भी एक प्रकार से है वो प्रभावित होता है, क्योंकि अब इतिहास के अंतर्गत है वो किसी एक व्यक्ति है उसके विचार को महत्व नहीं दिया गया, अपितु भिन्न भिन्न इतिहासकार है उन्होंने इतिहास की घटनाओं को है वो भिन्न भिन्न दृष्टि से देखा, तो उसके अनुसार है वो इतिहास है कि घटनाओं की जो व्याख्या है वो अलग अलग ढंग से हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो हिस्ट्रीज़ है उसको महत्व दिया गया, एक इतिहास को न देख कह करके बहुत से इतिहासों उसको महत्व दिया गया। अर्थात इसमें इतिहास के जो विभिन्न आयाम हैं उनमें वृद्धि हुई, या हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की बात करते हैं या हिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं या विभिन्न प्रकार के धातुओं का जो अध्ययन है, तो इतिहास का जो स्कोप है वो हमें एक विस्तृत होता हुआ दिखाई देता है इस पोस्ट मॉडर्निज्म के कारण से। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो एक तरह से है कि जो इतिहास की जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की जो विचारधारा है उनको है वो एक तरह से महत्व है वो दिया गया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक प्रकार
तो पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसके जो प्रमुख जो विचारक है, मूल चिंतक है के रूप में माइकल फूको और दरिंदा है, उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने इस विचारधारा को है वो स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म जिसमें हमने चर्चा की कि इसमें एक व्यक्ति की जो बुद्धि है उसकी उसको उसको या बुद्धि है, विवेक है, उसको स्वीकारता न दे करके या उसको सर्वोपरि न मान करके अनेक व्यक्तियों की जो विवेक है या जो विचारधारा है उसको स्वीकार किया गया। लेकिन एक तरह से जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसके अंतर्गत जैसे हम जानते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो आयाम है इतिहास के हैं, उनका एक तरह से वो अध्ययन का रास्ता वो खुला, जिसको हिस्ट्रीज है जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है या हिस्ट्री ऑफ ट्रांसजेंडर है, या या हम विकलांगता की हम बात कर सकते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट की बात हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास के विभिन्न आयाम है वो उत्तर आधुनिकता के कारण से हैं। इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों का जो विस्तार है वो हमें दिखाई देता है। तो लेकिन एक तरह से जो उत्तर आधुनिक चिंतक थे वो एक तरह से यूरोसेंट्रिक है, उनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से उत्तर आधुनिकता में जहाँ एक और है वो समाज के जो मार्जिनल जो 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 वल्नरेबल सेक्शंस थे, जिसमें दलित है, महिला है, वर्ग वगैरह है, उनको एक तरह से है वो एक तरह से महत्व दिया गया। लेकिन एक तरह से इसमें उत्तर आधुनिकता के अंदर जो एक तरह से समाज का जो डोमिनेट जो नैरेटिव है उसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसके अंतर्गत राजा महाराजाओं को महत्व दिया जाता था, अपितु इसके अंदर वो जो सबल्टन जो वर्ग था उसको एक तरह से है वो महत्व दिया गया। लेकिन एक तरह से एक तरह से इस ये जो उत्तर आधुनिक चिंतक है, उन्होंने न केवल है वो जो पूर्व आधुनिक काल के अंदर जो फेथ को महत्व दिया जाता था उनका उन्होंने एक तरह से खंडन किया, उनको अस्वीकार किया, अपितु उन्होंने तर्क को भी है एक तरह से अस्वीकार किया। उनका मानना था कि तर्क बुद्धि के द्वारा है वो एक तरह से एक ही बात का है वो समर्थन किया जा सकता है, और उसी तर्क के द्वारा है वो उसका एक तरह से है वो खंडन भी किया जा सकता है। तो तर्क के द्वारा है जो आधुनिक विचारधारा है, जो तर्क जिसमें तर्क का विवेक को महत्व दिया जाता है, उस विवेक के द्वारा एक ही विचारधारा एक ही तथ्य का खंडन और मंडन है वो दोनों किया जा सकता है। इसलिए किसी एक तरफ को है वो स्वीकार है वो नहीं कर सकते। तो एक तरह से इस कारण से है उन्होंने एक तरह से इसकी है वो एक तरह से आलोचना की। लेकिन एक तरह से उत्तर आधुनिकता की विचारधारा है उसमें उसकी भी आलोचना की जाती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ को जो सर्वोपरि माना जाता है उसमें सहमति है वो आ जाती है, या फेथ है उसके अंदर भी किसी पोप या किसी ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में किसी एक व्यक्ति एक के प्रति फेथ है वो एक विचारधारा को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन उत्तर आधुनिकता काल के अंदर अलग अलग विचारधाराओं को महत्व दिया जाता है, तब सभी को तवज्जो दिया जाता है, जिससे कि एक तरह से असहमति है वो हमें दिखाई देती है। तो समाज के अंदर एक प्रकार से बिखराव पैदा होने लगता है। तो एक तरह से उत्तर आधुनिकता जो विचारधारा है वो समाज के विखंडन का एक महत्वपूर्ण कारण है, वो मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सहमति की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति की तरफ को महत्व दिया जाता है। इसलिए असहमति के कारण से समाज के अंदर जो बिखराव है वो एक तरह से है उसको को बल है वो मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस विचारधारा उसने एक तरह से उपभोक्तावाद है उसको भी एक तरह से बल दिया, और सब अपने अपने ढंग से हैं वो अपनी अपनी स्वतंत्रता है को ज़्यादा ही उन्होंने उसको महत्व दिया गया। उसके कारण से है किसी एक बिंदु पर पहुंचना, एक सहमति पर पहुंचना है वो इस विचारधारा के अंदर है, वो एक प्रकार से है वो इसकी एक बहुत बड़ी कमी है वो मानी जा सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता की जो विचारधारा है उसमें सभी व्यक्तियों के जो तर्क है, बुद्धि है, विवेक है, उसको समर्थन दे करके व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन इस विचारधारा के अंतर्गत है वो एक तरह से किसी एक बिंदु पर है वो सहमति न होने के कारण से समाज के अंदर जो बिखराव है वो की जो प्रक्रिया जो हमें समाज में वर्तमान में देखने को मिलती है उसका एक बहुत बड़ा कारण है वो उत्तर आधुनिक
विचारधारा है, उसको हम कह सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।